नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव आ गया और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत को आजमाना चाह रही है कि आखिर हमारे साथ कितनी ताकत है, ताकि सीटों को लेकर के महागठबंधन में या एनडीए में अपनी बात को रख सके, आला कमान तक प्रेशर बना सके। और इसी क्रम में जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं, दलित समागम। और आज उनके कार्यालय से उनके पुत्र और राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने एक प्रचार रथ रवाना किया। जब उनसे पूछा गया तो सीधे तौर पर कहना है कि हम अपने लोगों से मिलेंगे, उनकी सुनेंगे, लेकिन नेताजी किसी की सुनना नहीं है। आप लोग अपने फायदा के लिए करते हैं, जनता को यूज करते हैं। जब ये इलेक्शन का समय आता है तभी आप लोगों को जनता की चिंता क्यों आती है, अपने परिवार की चिंता के कारण आप लोग यह रैली कर रहे हैं। तमाम बातों बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के राजनीतिक विश्लेषक सुमन कुमार। सुमन जी, जिस प्रकार से आज संतोष सुमन ने प्रचार रथ को रवाना किया और उसके बाद जो बोला, क्या कहेंगे इस पर? मिलने जुलने का कार्यक्रम एक दूसरे के घर जाकर किया जाता है। मिलने जुलने का कार्यक्रम गांधी मैदान में नहीं किया जाता है। गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया जाता है और उसी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है जीतन राम मांझी और हम पार्टी के द्वारा एनडीए को अपनी ताकत दिखाना कि हमारी भी ये ताकत है। हमारे जो नेता हैं, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो संतोष कुमार सुमन हैं, लेकिन जीतन राम मांझी भी दलितों के बड़े नेता हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, स्पष्ट तौर से जनता को समझना होगा, भाजपा वाले लोग भी इस बात को अच्छी से समझ गए हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। अब म्यान का मतलब क्या हुआ? हकीकत यहाँ पर म्यान का मतलब ये है कि एक बड़ा दलित चेहरा बनने की छटपटाहट जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी में है। देखिए, एनडीए में जिस प्रकार से चिराग पासवान को तवज्जो दिया जाता है, वो तवज्जो, वो स्थान जीतन राम मांझी और हमको नहीं मिला। इसकी बानगी आप देख सकते हैं इसके कि लोकसभा की सीटों में एक सीट इनको मिला, वहीं चिराग पासवान नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस जो उनका कद है, उस कद के हिसाब से उनको सीट नहीं मिलता है। आप अगर देखें बिहार की जातिगत राजनीति के हिसाब से, तो जिस समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज का भी वोट करीबन 3.08% है, यानी मुसहर समाज के लोगों की संख्या भी करीबन 40-41 लाख है। यहाँ पर पासवान जाति के वोटरों से थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं, क्योंकि पासवान जाति के वोटरों की संख्या करीबन 69 लाख है, 5.31% के आसपास में है। तो कहने का मतलब यह है कि जीतन राम मांझी के अंदर में ये छटपटाहट है कि एनडीए में हम बड़ा बने नहीं। अगर बड़ा बनते हैं तो जिस प्रकार से लोजपा सारी लोकसभा सीट हड़प कर ले गई, उसी प्रकार से 243 सदस्यीय विधानसभा में हम पार्टी, जो कि पिछली बार 7 सीट पर चुनाव लड़ती है, 4 सीट पर जीतती है। इस बार कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान, जो कि पिछली बार हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़े थे। चिराग पासवान के लोगों का कहना भी है कि भाई पिछली बार हम अकेले लड़े थे, इस बार हम एनडीए में हैं, तो हमें सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने तो कहा भी था कि हर जिले में, हर लोकसभा में तो कम से कम एक सीट हमको चाहिए ही चाहिए। और चिराग ने जिस प्रकार से 5 की 5 सीटें जीती है, उनका हक भी बनता है। देखिए, अब हक बनता है या क्या बनता है ये तो भाजपा तय करेगा और नीतीश कुमार तय करेगा। लेकिन भाजपा भी इसलिए नहीं करेगा। देखिए, आपको याद होगा कि यही बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के किस प्रकार से जमीन से शुरुआत की थी, और जब मुद्दा समाप्त हो गया तो बीजेपी की यूपी में ही क्या स्थिति हुई। इसलिए यह नेता जो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती नहीं है कि जो मुद्दा है, चाहे वो दलित का हो, शिक्षा का हो, विकास का हो या लोगों के रोजगार का हो, यह मुद्दा बना रहे। क्योंकि यदि हम इन सारी बातों को कर देंगे तो कल के डेट में झोला उठाने वाला कौन रहेगा? तो झोला उठाने के लिए तो दलित कार्यकर्ता तैयार ही किए गए हैं। आप देखिए इन पार्टियों की जो स्थिति है, 7 सीट में से 4 सीट पर जीतते हैं। बिहार विधानसभा में उपचुनाव होता है, उपचुनाव में जब इमामगंज सीट से प्रत्याशी देने की बात आती है तो कितने दलित कार्यकर्ता को टिकट मिलता है? टिकट किसको मिलता है? जीतन राम मांझी की पुत्रवधू को। देखिए, बात समझ, उनकी पार्टी में और लोग नहीं है बढ़िया। वही चीज तो हम कह रहे हैं ना। आपने भी स्पष्ट तौर से कहा कि सारे कार्यकर्ता जो है, देखिए कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए, कुर्सी साफ करने के लिए और भीड़ लगाने के लिए, झंडा लगाने के लिए होता है।
सीट तो कार्यकर्ताओं की आड़ में अपने परिवार को और वैसे लोगों को दी जाती है जिनसे हम किसी न किसी प्रकार से लाभान्वित हो जाए। आप देखिए ना लोजपा में क्या हुआ, जो वीणा देवी को कितनी तरह की बातें की गई चिराग पासवान से, उनको एक बार छोड़ा, फिर पारस को पकड़ा, फिर छोड़ा। इन्होंने कहा, चिराग जी ने भी कहा कि भाई जिन जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है हम उन्हें भूलेंगे नहीं। गद्दारों को टिकट दिया ना, गद्दारों को टिकट, कौन सी मजबूरी आ गई? उसके बाद पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। उपेक्षा की गई तो लोजपा में इतना टूट क्यों रहा है? देखिए एक बात समझ लीजिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, ये दोनों विभिन्न मुद्दों पर लड़ा जाता है। देखिए लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी का नाम पर लड़ गए, विजय भी प्राप्त हुआ, लेकिन आप लोजपा की ही बात करते हैं तो 2005 के जो प्रथम 2005 में चूंकि 2 विधानसभा चुनाव हुए थे, तो पहली विधानसभा चुनाव में जितनी सीट लोजपा को प्राप्त हुई थी उससे तो आज के डेट में आप देखें तो लोजपा ढलान पर है। इस बार अकेले लड़ा लोजपा ने 1 सीट प्राप्त किया, 2015 में लड़ा 2 सीट प्राप्त किया। कहने का मतलब यह है कि देखिए लोजपा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर उनके ज़्यादा से ज़्यादा सांसद चुनकर आए। पिछली बार अकेले उन्होंने भी अपना दमखम देख लिया, क्या दुर्गति हुई। सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जीते, इसमें कोई शक नहीं है। तो चाहे इधर आप जीतन राम मांझी की बात करें, जीतन राम मांझी को 1 सीट मिलता है, वो जीत जाते हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी की आपने बात किया, उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार मगध में उन्होंने पार्टी की शान को बरकरार रखा, एनडीए की शान को बरकरार रखा, और नीतीश कुमार के पहले शासनकाल में मंत्री भी थे, साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री थे, फिर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे। उनको उनके जैसे नेता को इग्नोर कर दिया गया, और जब मंत्री बनाने की बात आई तो अपने बेटे की याद आई। देखिए बात आप समझ लीजिए, ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये लोग परिवार से ऊपर नहीं उठ रहे। देखिए लालू प्रसाद यादव एक आसान शिकार हैं, टारगेट हैं, चूंकि कोर्ट ने उनको सजा भी घोषित कर दिया है, अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए बदनाम है कि उनको टिकट देते हैं। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग भी तो वही हैं। ये लोग कौन गंगा में नहाया है? परिवारवाद से अलग कोई नहीं है। लालू सिर्फ एक इन लोगों को हमला करने के लिए, लालू यादव मुफ्त के बदनाम हो गए हैं, परिवारवाद में सारे दल फंस चुके हैं। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि देखिए लोजपा में बात की जाए, चाहे जीतन राम मांझी के हम की बात की जाए, इन लोगों के अंदर में छटपटाहट है। इसी छटपटाहट के बीच में मुकेश सहनी महागठबंधन में अपना स्थान बना लेते हैं। देखिए लगातार उनको लेकर चर्चाएं हो रही है कि वो एनडीए में जाएंगे, महागठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ, बड़ा वोट बैंक, उनके वोटर भी उनके प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। जिस प्रकार से चिराग पासवान के वोटरों के बारे में कहा जाता है कि पासवान समाज के वोटर चिराग के प्रति पूरी समर्पित है। आप चिराग की कितनी भी आलोचना करें, लेकिन ये भी एक सत्य है कि चिराग के वोटर उनके प्रति समर्पित है। ये अलग विषय है कि अकेले लड़के वो भी कुछ नहीं हासिल कर पाए। तो इसी कड़ी में आप एक और चौथा नाम देखिए, कुछ महीनों से लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक और नेता है जो दलितों के बीच में, हालांकि दलित वो तो अपने आप को मानते हैं, लेकिन सरकार उन लोगों को दलित मानने से इनकार करती है। आईपी गुप्ता की बात, जी मैं आईपी गुप्ता की बात कर रहा हूं, पान समाज ताती तत्व को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पान समाज ताती तत्व को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार उन लोगों का सरकार पर आरोप है कि हमको अनुसूचित जाति में डालिए, जो हमको डाले हुए थे और निकालकर आप अति पिछड़ा में हमको कर दिए, ये हमारे साथ हकमारी की काम किए। देखिए मैंने कल भी बोला था कि आईपी गुप्ता के साथ में देखिए एक प्लस पॉइंट क्या हो जा रहा है कि कुछ सभाओं में हम उनके गए थे, जिस हिसाब से अलग अलग जिलों में, देखिए किसी एक क्षेत्रीय पार्टी का आप देखेंगे कि जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी का कहा जाता है कि मगध में थोड़ा बहुत प्रभाव है, बाकी जिलों में कमजोर है। आईपी गुप्ता की कार्यक्रमों में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है और हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और हर रविवार को वो कार्यक्रम किया करते थे। कल भी मैंने कहा था कि मार्च में उनका कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन अभी पता चला कि 13 अप्रैल को वो भी, जी 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और बड़ा सवाल है, यदि जीतन राम, चूंकि आपको पता है कि शक्ति का पैमाना भीड़ होती है, यदि जीतन राम मांझी 28 फरवरी को जो पटना के गांधी मैदान कर रहे हैं और 13 अप्रैल को आईपी गुप्ता कर रहे हैं, अगर उनकी सभा में ज्यादा भीड़ आ जाती है तो फिर दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर आईपी गुप्ता नहीं उभर सकते। मैं आईपी गुप्ता की बात को और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए मैंने मुसहर समाज के लोगों की संख्या बताई,
पासवानों की संख्या बताई, मल्लाहों की संख्या भी तकरीबन 2.6% कही जाती है। लेकिन आईपी गुप्ता और उनके लोगों का आरोप है कि बिहार में हमारी संख्या भी 50 से 80 लाख के बीच में है। हालांकि वो लोग तो 80 लाख कहते हैं, हालांकि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन लोगों का कहना है कि चूंकि हमारे लोग गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, साक्षर समझदार नहीं हैं, और हमारे में कई टाइटल लगाया जाता है, हमारे में गुप्ता, महतो, प्रसाद, मतलब कोई टाइटल हमें बचा नहीं है, और इस कारण से हमारे लोगों की गलत व्याख्या जो हो जाते हैं, उन लोगों को अलग अलग जाति में जोड़ दिया जाता है। हालांकि जिस प्रकार से आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि हमारे लोगों की संख्या 80 लाख है, देखिए कांग्रेस के लीडर हैं लेकिन अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस में रह करके अपनी जाति के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जाति के लिए लड़ रहे हैं। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है। जीतन राम मांझी की रैली 28 फरवरी को होने वाली है। तो अगर आप सत्ता में रहते हुए अगर कोई बड़ी रैली नहीं कर पाते हैं, ज्यादा लोगों का भीड़ नहीं जुटा पाते हैं, और अगर आईपी गुप्ता आप 13 अप्रैल को, जीतन राम मांझी केंद्र मंत्री है, संतोष सुमन बिहार सरकार के मंत्री जी, 13 अप्रैल को अगर आईपी गुप्ता गांधी मैदान में जो बोल रहे हैं उस हिसाब से भीड़ जुटा लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार की राजनीति में एक चौथे पिछड़े चेहरे का उदय होगा, और ये चेहरा सभी लोगों को परेशान करेगा। तो माना जाए ना, आपने कहा कि आप भी कई उनकी सभाओं में गए हैं, जिस प्रकार से आईपी गुप्ता पूरे बिहार में घूम रहे हैं और लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है, और आईपी गुप्ता को अगर देखा जाए तो मेरे समझ से दोनों हाथ में लड्डू है। जिस प्रकार से अनुसूचित जाति में अपने समाज को शामिल कराने के लिए आईपी गुप्ता लगातार घूम रहे हैं, यदि शामिल करा पाते हैं तब भी उनका फायदा है, नहीं करा पाते हैं तो इसी मुद्दे को लेकर के वो क्षेत्र में बिहार में घूमेंगे, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो हमको अनुसूचित जाति का दर्जा देगा, जो हमको उसमें शामिल करेगा, उसके साथ है। क्या महागठबंधन, क्या एनडीए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप समझिए कि जब वो अभी महागठबंधन में है, कांग्रेस में है, लेकिन अपनी जाति के लिए वो पार्टी से अलग काम कर रहे हैं, तो कल के डेट में जो सरकार उनको तवज्जो देगी, जो गठबंधन उनको तवज्जो देगा, उसके साथ जाएंगे तो उनकी शक्ति और देखिए आज हम लोग जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सभी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आईपी गुप्ता की चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है। उसका कारण है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार खेला होगा। हमने कल भी बोला था, खेला क्यों होगा? पान समाज के लोग जो हैं ये मूलतः भाजपा एनडीए के वोटर माने जाते हैं, और इन लोगों का आक्रोश सत्तारूढ़ दल में है। अब सवाल यह है कि राज्य सरकार एनडीए की है, केंद्र सरकार एनडीए की है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उनका झुकाव, अगर उन लोगों ने पान समाज की एक पार्टी बना ली, तो वो लोग वोट किसके विरुद्ध करेंगे? एनडीए के विरुद्ध करेंगे। एनडीए के विरुद्ध करेंगे, तो घाटा किसको होने वाला है? एनडीए को होगा। देखिए कई ऐसी सीटें हैं, जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो 100-100, 150 वोट से जीते हैं। अगर जो समर्पित वोटर हैं वो अगर खिसक कर महागठबंधन की तरफ चला जाता है, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से इलाके में घूमने का काम कर रहे हैं, बिहार में घूमने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार काफी सक्रिय हो गई है, तो कांग्रेस, तेजस्वी, मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता अगर ये मिल जाते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब ये लोग बिहार में बहुत भयानक परिवर्तन होगा, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं एनडीए के द्वारा और कई संगठनों के द्वारा, कई मीडिया सोर्सेस के हिसाब से, कि एनडीए का पलड़ा मजबूत दिख रहा है, वैसी स्थिति में एनडीए का पलड़ा उतना मजबूत नहीं दिखेगा, और बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसकी तस्वीर कुछ बदल जाएगी। और निश्चित तौर पर इसी के लिए सारे नेता जो है वो घूम रहे हैं, किसी को अपनी जाति की चिंता नहीं है, सबको अपनी अपनी चिंता है। तो एक आखिरी सवाल यही माना जाए आपसे कि जो 28 तारीख को रैली है जी, जीतन राम मांझी जो कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को झोंक रखा है, उस दिन भीड़ जुटा करके जीतन राम मांझी यही साबित करना चाह रहे हैं ना कि हमारी संख्या इतनी है, हमारी इतने लोगों पर पकड़ है। बिहार विधानसभा का जो चुनाव है इस बार 7 से ज्यादा सीट लेंगे, 7 नहीं लेंगे, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स ही करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, जीतन राम मांझी और हम पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। आप समझ लीजिए, जीतन राम मांझी के लिए करो या मरो की स्थिति है। देखिए आप देख रहे होंगे कि एक छोटे से घटक के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनकी कोई सुगबुगाहट नहीं देख रहे हैं। वो अभी ज़्यादा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी मेरा जो संगठन है, मेरे जो लोग हैं, उस हिसाब से जो उनकी रणनीति होनी चाहिए वो उस रणनीति पे लगे हुए हैं। मैंने कल भी कहा कि जिस प्रकार से जातीय सम्मेलन बिहार में चालू हुआ, धोबी समाज का सम्मेलन हुआ, तेली समाज का हुआ, कल कुर्मी समाज का हुआ,
अब हम पार्टी कर रही है, उसके बाद में पान समाज करेगा, अभी और कई ऐसे समाज हैं, अन्य जातियां हैं जो अपना सम्मेलन करेंगी। ये सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ अपनी सहयोगी पार्टियों को ब्लैकमेल करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो उन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है कि हमारी ताकत देखो, समझो और उस हिसाब से हमें टिकट दो। जो कमजोर है किसी भी गठबंधन में, जो दल सबसे कमजोर है, जाहिर सी बात है कि उसको ये डर है कि कहीं हमारी ज्यादा सीटों का नुकसान ना हो जाए, हमारी सीटें सहयोग जी अतिक्रमण ना हो जाए। इसी सवाल से एक सवाल निकल गया, हालांकि हमने आखिरी सवाल कहा था कि यदि 7 सीटें जो पिछली बार मिली थी जीतन राम मांझी को, आपको नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर सारा चुनाव लड़ा जा रहा है देश का, और बिहार का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ हो नहीं सकता। बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, इधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी, लेकिन वैसी स्थिति आती है, चूंकि बीजेपी भी समझ गई है कि मोदी का ही चेहरा बिकता है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हो उसी मोदी के नाव पर सवार होकर के अपना राजनीतिक नैया को पार करा रहे हैं। 5 सीट भी अगर देती है एनडीए बीजेपी जीतन राम मांझी को, तो क्या मांझी बने रहेंगे या निकल जाए? देखिए, अभी हमने बात किया, सत्ता सुख बहुत प्यारा है। जब आप केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में मंत्री हैं, तो आपके पास में बहुत डिसीजन लेना, बहुत आप हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको तब सेटलमेंट करना पड़ता है। तो वहाँ सेटलमेंट होगा कि भाई आप घबराए नहीं, अगला सरकार जो बनेगा इस बार आपको उससे भी अच्छा कुछ मंत्रालय दे दिया जाएगा। देखिए, किसी परिवार को और कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखिए तो क्या ये उचित है कि एक ही परिवार से केंद्र में भी मंत्री और राज्य में भी मंत्री? क्या हमने अनिल कुमार में वो टीस देखी है सुमन जी कि बिल्कुल 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 उनको मंत्री नहीं बनाया गया। आप ये भी तो दिखा सकते थे ना कि कहने के लिए दलितों की पार्टी है, लेकिन हमने प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे, जो अगड़ी जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, उनको हमने मंत्री बनाया। लेकिन उस समय अपना पारिवारिक प्रेम जग जाता नहीं। उस समय देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब सत्ता की मलाई खानी होती है तब अपने लोग ही याद आते हैं। जब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक सीट है तो आप बांटेंगे, ये इसके लिए हृदय आपका बड़ा होना चाहिए। हृदय बड़ा होना चाहिए। तो लगातार आपको हम कर रहे हैं और हर दिन आपको बिहार की ताजी घटनाओं से रूबरू कराएंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि 28 तारीख को जीतन राम मांझी रैली कर रहे हैं। भीड़ जुटाना मेन मकसद है, सरकार पर दबाव डालना, गठबंधन पर दबाव डालना मेन मकसद है, ताकि ज्यादा सीटों की बात करें। हालांकि हमने यह भी आपको कह दिया कि यदि जीतन राम मांझी को 7 की जगह 5 सीट भी दिया जाएगा तो एनडीए में बने रहेंगे। चिराग पासवान भी बने रहेंगे। और एक बड़ा सवाल इन दिनों जो आईपी गुप्ता का आपको हमने बताया कि जिस प्रकार से दलित राजनीति हो रही है, दलितों को लेकर के राजनीति हो रही है, वैसे में आईपी गुप्ता ने जो सगुफा छोड़ा है, दोनों हाथ में लड्डू है। अगर उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है तब भी आईपी गुप्ता दलितों के बड़े नेता बन जाएंगे, और यदि नहीं शामिल किया जा रहा है तो जिस प्रकार से पूरे बिहार में उनको समर्थन मिल रहा है, तो क्या माना जाए कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जिनमें आपस में हमेशा तनातनी बनी रहती थी कि दलितों का बड़ा नेता कौन है, वैसे में आईपी गुप्ता की एंट्री यह दर्शाएगी कि बिहार में अब दलितों के 3 नेता हो गए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और आईपी गुप्ता। तमाम मुद्दों पर लगातार आपको रोज शाम में बिहार की ताजी घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।